तो टेस्ट में बेटा शुरू के 5 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, और फर्स्ट क्वेश्चन था एक ट्रांसफॉर्मर ने एक 100 वॉट का लाइट, क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रांसफॉर्मर को यूज करके हम एक 100 वॉट का बल्ब ऑन किया और वोल्ट से 110 आउटपुट। इनपुट जो है वो 220 वोल्ट थी, यानी कि घर की सप्लाई से चलाना था, डोमेस्टिक सप्लाई से, और इनपुट ने जो करंट लिया वो था 0.5 एम्पियर। तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बतानी थी। सो एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर के लिए परसेंट में निकालना हो तो वो था आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बाय इनपुट पावर इनटू 100। बेटा आउटपुट में तो हमने बल्ब जलाया, उसका वॉट हमें पहले ही दिया हुआ है। आउटपुट में हमने जो बल्ब ऑन करना था उसका वॉटेज तो दिया हुआ है, ये नहीं निकालना, ये हमें पहले से 100 गिवन है। इनपुट का वोल्ट भी दिया, करंट भी दिया, बेटा V इंटू आई कर देंगे। V 220, करंट 0.5। बेटा वो पुराना फॉर्मूला था ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वही यूज कर रहे हैं। आउटपुट में नहीं निकालना पड़ा क्योंकि आउटपुट का पावर गिवन था पहले से कि बल्ब 100 वॉट का है, तो उधर हमने कैलकुलेशन नहीं करना था कोई, लेकिन इनपुट का वोल्ट्स भी दिए थे, करंट भी गिवन था, तो V इंटू आई करेंगे तो ये इनपुट पावर आ जाएगी इंटू 100 करना। तो ये बनेगा आपका 100 इंटू 100, 0.5 होता है, 220 का आधा करेंगे तो 110, 10 कैंसल। आपने 1000 को 11 से डिवाइड करना था, जो कि 90 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है, और एक ऑप्शन था 90%, दैट वाज ऑप्शन नंबर 3, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। चलो टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया बेटा उनका भी टेस्ट जो है ना गूगल क्लासरूम से डाउनलोडेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। जरा फटाफट नोट कर लो बेटा जिनका गलत हुआ, जिनका ठीक है उनका कोई बात नहीं, जिन्होंने गलत कर दिया बेटा नोट कर लो। काफी बच्चों ने 30% आंसर भी निकाला है, 90% भी है, 30% भी है, दोनों आंसर है बेटा। नोट डाउन भी कर लीजिए बेटा। एंड माई हम्बल सजेशन अगेन, सभी बच्चों को बेटा टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट नहीं देंगे बेटा आपको ना अपने ड्रॉबैक्स नहीं पता लगेंगे, आपको कमियां नहीं पता चलेंगी अपनी। मैं तो वो करवा रहा हूं जो मुझे समझ में आया कि ये बच्चों की गलती थी। जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया उनको पता नहीं चल रहा उनका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। इस साल ये मान के चलो बेटा, पता नहीं अब इस पूरा साल ही ये लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, नॉट श्योर। जो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलता रहेगा, अपनी जो जिम्मेवारी है टूवर्ड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ समझ लेगा, जो वो सक्सेसफुल होगा बेटा। जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने वीडियो देखा, लेक्चर देखा और लिखने की जरूरत नहीं है, वो एंड में जाके बेटा फिर बहुत बुरा टाइम आएगा। फिर याद करेंगे कोरोना काल भी आ गया था, हम पढ़े भी नहीं। पढ़ने के लिए आपके पास सब रिसोर्सेज हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आप लोगों को ही रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, पिछले सालों में नहीं मिले बच्चों। आपके पास वो भी ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब करना आपने है, ठीक है, बी मोटिवेटेड, बी प्रिपेयर्ड। पेपर तो होना ही होना बेटा, +2 का होगा, +1 का शायद अगर लॉकडाउन चलता रहा तो हो सकता है कि ऐसे ही पास कर दे, बट वो भी बेवकूफ होंगे जो सीधे पास हो गए बिना पढ़े।
वो +2 में जाके फिर तंग होंगे, तंग तो होना पड़ेगा। तो चाहे अभी हो लो, चाहे फिर बाद में होते रहना। चलिए, जो ठीक है, मुझे लग रहा है कि रब किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन था कि एक इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस निकालना है ताकि वो एक कैपेसिटर जो कि 10 माइक्रोफैराड का था उसके साथ सीरीज में लग के मैक्सिमम करंट दे पाए। क्वेश्चन नंबर 2, एलसीआर सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम तब होता है जब इंपीडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है, और इंपीडेंस मिनिमम तब होता है जब एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल आते हैं। एक्सएल था ओमेगा एल और एक्ससी था 1 बाय ओमेगा सी। ये दोनों इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए मतलब जब ओमेगा का स्क्वायर इसको ऊपर ले आओ वो इक्वल टू 1 बाय एल सी हो, या फिर हमने एल निकालना था तो आप सीधा लिखो एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। तो ओमेगा हमें 1000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1000 का स्क्वायर करूंगा 10 पावर 6 आएगा। ओके, कैपेसिटेंस दी है हमें 10 माइक्रो फैराड, माइक्रो को फैराड में चेंज करेंगे 10 पावर -6 आएगा, दोनों कैंसल। या तो 1 बाय 10 यानी कि 0.1 हेनरी लिखो, पर क्वेश्चन का आंसर जो था उसमें मिली हेनरी यूनिट यूज किया हुआ था। हेनरी के मिली हेनरी बनाने हैं इनटू 1000 और कर दो, तो ये आना था 100 mH, 100 मिली हेनरी आंसर आना। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? चलिए नोट डाउन भी कर लीजिए साथ साथ है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका, उसको रब करें। चलिए थर्ड क्वेश्चन तो सिंपल था, नॉलेज बेस्ड। जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेस की हाईएस्ट थी, गामा रेस की फ्रीक्वेंसी वाज हाईएस्ट, और वेवलेंथ बेटा उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी से, रिवर्स चलता है, तो वेवलेंथ था लोएस्ट। और जैसे जैसे नीचे को जाएंगे, गामा के बाद फिर एक्सरेज आई थी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती रहती है, वेवलेंथ बढ़ती रहती है, ऐसे देखना था। तो आपको पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लोएस्ट वेवलेंथ जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से किसकी है? तो लोएस्ट वेवलेंथ बट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, तो जो सबसे ऊपर की तरफ था ना बेटा इन चारों में, वही आंसर था। तो गामा रेज आंसर आना था, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, सॉरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट वेवलेंथ गामा रेज। तो वो सीक्वेंस याद करना बेटा आपको, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और फिर रेडियो वेव्स, वो सीक्वेंस याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेकंड जैसा ही था वैसे। पंखे के अंदर ना कॉइल लगे होते हैं बेटा, कॉइल्स का होता है इंडक्टेंस, वो फैन का सेल्फ इंडक्टेंस आपको 10 हेनरी गिवन था, और फैन जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलाते हैं हम, जो घर पे फैन होता है, जो घर में एसी आते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की है।
तो इस फैन को मैक्सिमम करंट मिले उसके लिए कितने साइज का कैपेसिटर चाहिए था। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, बस उससे उल्टा हो गया। इस पर सी निकालना है आपको, एल गिवन है, सी निकालना है, यही फॉर्मूला है। सी आएगा 1/ω² इंटू एल का वैल्यू आपको 10 दे दिया। ओमेगा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 मतलब 100 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे। फ्रीक्वेंसी को बेटा 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, ओमेगा निकल आएगा, और ओमेगा का स्क्वायर करना है हमें। 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा बेटा 10 पावर 4, सही है। और पाई का स्क्वायर मैंने कई बार बोला बेटा, उसको आप नियरली 10 ले सकते हो। तो ये बना 1/10 पावर 6, 10 पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -6 फैरेड, बट 10 पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, तो 1 माइक्रो फैरेड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 4 सिमिलर, एक ही फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। चलिए साथ साथ में नोट डाउन। अब मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। रेजिस्टेंस को जब हमने एसी में स्टडी किया, जो 3 कॉलम बनाए हुए थे, फिर इंडक्टर लगाया एसी में, और फिर कैपेसिटर लगाया एसी। रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज, ईएमएफ एंड आई, ये सेम फेज में थे। इंडक्टर में वोल्टेज लेड करंट बाय π/2 एंगल, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे था। कैपेसिटर में करंट जो था दैट वाज लीडिंग वोल्टेज बाय π/2। इसके बाद फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, रेजिस्टेंस का वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से चेंज नहीं हुआ। इंडक्टर का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इंक्रीज हुआ, और कैपेसिटर का रिएक्टेंस एक्ससी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से डिक्रीज हुआ। XL का वैल्यू था ओमेगा एल, और XC का वैल्यू था 1/ओमेगा सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, और ये सेम फेज जो है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन था नंबर 5, अ डिवाइस कनेक्टेड इन एसी, उसका करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, नेम द डिवाइस। आंसर लिखना था रेजिस्टेंस। काफी सारे बच्चों ने लिखा ट्रांसफॉर्मर, गलत। ट्रांसफॉर्मर में तो वैसे ही बेटा 2 वोल्टेज होते हैं, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, 2 करंट भी होते हैं, इनपुट करंट आउटपुट करंट। ट्रांसफॉर्मर आंसर नहीं था। सेम फेज में करंट वोल्टेज, दैट मींस डिवाइस इज रेजिस्टेंस। कभी कभी पूछ सकते हैं नेम द डिवाइस के, अगर वोल्टेज लीड करती है करंट को π/2 से,
तो आपने आंसर देना है इंडक्टर। अगर करंट लीड करता है वोल्टेज को π/2 से तो आपको आंसर देना है कैपेसिटर। चलिए फटाफट ये पूरा ही नोट कर लीजिए बेटा, बेटर रहेगा, बड़े काम का है। मैंने जब ये लेक्चर कराया था ना बेटा, टॉपिक डिस्कस किया था, तब जो वो 3 कॉलम बनाए थे हमने, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का, मैंने ये भी बोला था कि आपके 90% क्वेश्चन उन 3 कॉलम से ही हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो 3 कॉलम, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था एक साइकिल व्हील विद मेटेलिक स्पोक्स। उसका ओमेगा के लिए आपको दिया था 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। साइकिल व्हील रोटेटिंग एट एंगुलर वेलोसिटी 120 आरपीएम। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, नया क्वेश्चन नहीं है, पहले भी हो चुका है। नंबर ऑफ स्पोक्स 10, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बताया था आपको। और एक स्पोक का लेंथ है 0.5 मीटर। जो साइकिल का पहिया है ना बेटा, साइकिल व्हील, उसने घूमना है वर्टिकल प्लेन में, उसके जो स्पोक्स है वो ऐसे घूमेंगे, और वो मोशन जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, तभी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्पोक्स को मूव करना है ऐसे, तो वो हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस को तो कट करेंगी, स्पोक्स ऐसे मूव करेंगी तो हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस कट होंगी, बट जो वर्टिकल फील्ड लाइंस है वो कट नहीं होगी। तो यहाँ पे खैर ऑलरेडी आपको ना अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, वही यूज होना था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। आपको दिया था गॉस में, तो गॉस के टेस्ला बनाने के लिए कन्वर्शन भी दिया हुआ था साथ में, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो साइकिल व्हील वाले केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हमने लिखा था BL² ω/2, पर कई बच्चों ने अपना नया फॉर्मूला बना के कोई लगा दिया, मुझे समझ नहीं आया कहां से आया वो। और कई बच्चों ने बेटा ओमेगा का स्क्वायर कर लिया, एल को सिंगल रख दिया। सो मैंने एक ना फ्रीक्वेंटली आपको बोला फॉर्मूला बुक जरूर मेंटेन करिए, फॉर्मूला बुक बनाइए। मैं भी बना के दे सकता हूं, बट आप खुद बनाएंगे तो आपको साथ साथ में लर्न भी हो जाए, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। बुकलेट दे दी जब आपको, तो बेटा फॉर्मूला बुकलेट भी दे सकते हैं, बट वो खुद बनाएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, मेरे बनाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो BL² करना था एक्चुअली ना, ये L² कहां से आया था, इसमें एक वो एरिया का कॉन्सेप्ट था कि कितना एरिया पर सेकंड कवर हुआ, तो सर्कल का एरिया होता है πr², तो बेटा L का स्क्वायर आ रहा था, रेडियस का स्क्वायर πr²। चलिए बाकी तो कैलकुलेशन था, b का वैल्यू पुट कर दिया 0.4 10⁻⁻⁴, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25, उसका पॉइंट आगे नीचे 100 भी लगाना पड़ेगा। b हो गया, L² हो गया, नंबर ऑफ स्पोक्स यूज नहीं होता बताया था। ओमेगा की वैल्यू आपको आरपीएम को करना पड़ता है 2π RPM/60 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आएगा रेडियन पर सेकंड। तो ये कैंसिल होगा, 2 पे 2 × 2 4 4π। चलिए तो ओमेगा आ गया, /2 करना है एक बेटा, तो 2400 ये 4 पे कैंसिल,
4 से 4 डायरेक्टली कैंसिल हो गया इधर बेटा, और 0.4 को पॉइंट आगे नीचे 10 लगा दीजिए और ये 2 पे कैंसिल हो गया। 3.14 का डबल 6.28, 10 पावर -4 पहले ही है, एक 10 ऊपर और चला गया तो 10 पावर -5। बट काफी बच्चों ने सही भी निकाला, बहुत बच्चों का आंसर ठीक है, काफी बच्चों का आंसर ठीक है बेटा, 60% से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया है, करेक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स मैटर नहीं करता, ये बताया था उस टाइम भी, नंबर ऑफ टर्न्स मैटर नहीं करेंगे। वायर चाहे ये स्पोक्स जो है 10 की जगह 20 कर लो, क्योंकि ये एक तरह से ऐसे बिहेव करते हैं कि बहुत सारे सेल 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 पैरेलल में लगते हैं। पैरेलल में याद होगा वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जितने वोल्ट एक के क्रॉस बनेंगे उतने ही वोल्ट पूरे कॉम्बिनेशन के भी रहेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स मैटर नहीं करेंगे। चलिए नोट डाउन साथ साथ में। जो कॉमनली कमिटेड मिस्टेक्स है वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। कईयों ने फॉर्मूला ही गलत लिख लिया और उस कारण से फिर आगे सारा गलत होता चला। कईयों ने एन भी यूज कर दिया, एन नहीं यूज होना था। क्वेश्चन नंबर 7, जो बेटा स्पार्क प्रोड्यूस होता है जब वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के टाइम जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, पापा बोलते हैं कि जहां वेल्डिंग हो रही है उस तरफ मत देखो। मेरा एक दोस्त था बेटा, उसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लाइन में काम करना पड़ा, और एक दिन क्या हुआ बेटा, उसका ना आंखों में बहुत ज्यादा जलन, रात को चीख रहा था बुरी तरह से, क्योंकि उसने वेल्डिंग का जो आर्क है, आर्क बोलते हैं उसको, है तो वो लाइट है, उसको आर्क बोलते हैं, आर्क लाइट, वो उसने बेटा काफी देर तक देख लिया। उसने वेल्डिंग का काम चल रहा था, वो देखता रहा, और रात को इतनी जलन हुई आंखों में, कभी वो टी लीव्स, कभी तुलसी के पत्ते रख रुक के उसको ठंडा आइस, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो 3 दिन में जाके ठीक हुआ। रीजन बेटा, हमारी जो ह्यूमन आई है ना, जब तो निकलती है विजिबल लाइट तो हमारा प्यूपिल जो है वो श्रिंक हो जाता है, उसको तो सेंस करता है, लेकिन इंफ्रारेड को, यूवी लाइट को प्यूपिल जो है वो डिटेक्ट नहीं करता, और इसका साइज जो है, इसलिए तो बोलते हैं कि हमें जो है सोलर एक्लिप्स नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब उसके सामने बेटा मून आ जाएगा ना, तो उसकी लाइट तो कम हो गई, लाइट कम होने से हमारा प्यूपिल पूरा खुल जाएगा, लेकिन इंफ्रारेड रेज तो आ रही है अभी भी, चाहे कम आ रही है, लेकिन आप सन को देख रहे हैं उस टाइम जब वो इंटेंस इंफ्रारेड जो है रेज आने दे रहा है। सुबह सुबह भी देखते हैं सन को, बहुत सारे लोग ना सुबह सुबह सूर्य दर्शन करते हैं। सुबह सुबह क्या है कि वो काफी अमाउंट जो है ना लाइट का स्कैटर हो चुका है, आप सन को भी देख पाते हैं, दिन में कहाँ देख पाते हैं सन को, लेकिन आपने सन को उस टाइम देख लिया जिस टाइम उसका जो रेडिएशन हमें पहुंच रहा है वो पीक पे था, उस टाइम देख लिया आपने उसको, और उस टाइम आपका प्यूपिल भी वाइड ओपन था, रीजन बीइंग के सन की जो विजिबल लाइट है वो तो कम हो गई थी, तो आपका प्यूपिल पूरा खुला हुआ था, a good amount of infrared rays has entered, तो आपका जो विजन वाला पॉइंट है, राइट, रेटिना, वो बेटा डैमेज हो जाएगा और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए हमें सोलर एक्लिप्स को नहीं देखना है, राइट, देखना ही नहीं है, बस बात खत्म। तो वेल्डिंग के टाइम निकलती हैं यूवी रेज बेटा, वो भी डेंजरस है, इंफ्रारेड भी निकलती है नो डाउट, बट मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इज यूवी रेज, तो यूवी रेज हमारी आंखों के अंदर पहुंचती है। एनीवे, तो आंसर इसका आना था बेटा यूवी रेज,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको बोला था कि कई बच्चों ने वेवलेंथ लिख दिया, ठीक है, उनको आधा नंबर दे दिया है उसका, लेकिन फ्रीक्वेंसी लिखनी थी। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका वो सिंपल था, बताया था, लाइट की वेलोसिटी को वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। काफी बच्चों ने सही भी किया है, कम से कम 5 बच्चे हैं जिनके फुल मार्क्स हैं, यानी उन्होंने सही आंसर दिया है। शीट उनकी शेयर कर दो, कोई बात नहीं, कर दो। टीवी के रिमोट में, वो तो मैंने आपको बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, कि रिमोट को ऑन करके उसके आगे अपना मोबाइल वाला कैमरा लगाना, तो उसमें एक लाइट जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है आपको, ब्लिंकिंग। रीजन बीइंग ह्यूमन आई इंफ्रारेड को कैच नहीं करेगी, हाँ उतनी स्ट्रांग नहीं है वो कि आपकी आईज को डैमेज कर दे, इतनी स्ट्रांग नहीं है। सनलाइट इज वेरी स्ट्रांग, नो डाउट। एक्चुअली इंफ्रारेड रेस का भी ना एक रेंज है, इतनी फ्रीक्वेंसी जो निकलती है आपके टीवी के रिमोट में से, एसी के रिमोट में से, उसकी एनर्जी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी लोअर साइड पे, तो वो आईज को डैमेज नहीं करेगी। कभी लगता है ना कि कोई बच्चा ऐसे रिमोट को लेके आंख में ऐसे लगा के करता रहे कुछ, वो डैमेज नहीं करेगा। चलो, इंफ्रारेड बेटा आंसर आना था टीवी रिमोट के लिए, वो आपको पता सब। क्वेश्चन नंबर 8 सभी का ही ठीक है। एडी करंट्स क्या है? बस एडी करंट्स में ये ध्यान रखना है कि एडी करंट्स जो है वो किसमें इंड्यूस होते हैं, उसमें आप क्लोज्ड लूप नहीं लिखेंगे, उसमें लिखना था या तो मेटल का शीट, या तो ये 2 डायमेंशनल होना चाहिए शीट, या फिर 3D होना चाहिए, मेटल का बना हुआ ब्लॉक, उसमें इंड्यूस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि एडी करंट्स ट्रांसफार्मर में अनडिजायरेबल क्यों है? क्योंकि इनसे हीट बनती है। तो ट्रांसफार्मर का काम था वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, एसी वोल्टेज को, ना के उस पर रख के चाय बनाएंगे हम, तो हीट हमें नहीं चाहिए, तो हीट जो निकल रही है वो वेस्टेज है। आपका पंखा बताया था मैंने ना, कभी ट्राई करना, पंखे को हाथ लगा के देखेंगे, अगर चलने के बाद, चलते हो तो क्यों हाथ लगाना है, पंखा रोक लिया आपने, चल रहा था, उसको टच करके देखेंगे तो वो गर्म मिलता है बेटा, तो गर्मी तो पहले ही पड़ रही है। हम ये थोड़ी चाहते कि पंखा गर्म करे, हमें तो पंखे से हवा चाहिए, ना कि गर्मी चाहिए, तो पंखा गर्म भी होता है साथ साथ में, तो उसका कारण है एडी करंट, एडी करंट से हीट बनती, ठीक है। अब क्वेश्चन था अगला कि ये हाफ ऑफ मार्क के थे, 4 पार्ट्स थे, तो इन डिवाइसेस में फिर एडी करंट्स को रिड्यूस कैसे करते हैं? तो रिड्यूस करने के लिए बताया था लेमिनेटेड कोर, यानी इसके पीसेस बना दो, डायग्राम की जरूरत नहीं थी क्योंकि लंबा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा मार्क्स का नहीं है। और 2 एप्लीकेशंस मेंशन करनी थी एडी करंट्स की, मैंने आपको 5-6 बताई थी, इंडक्टोथर्मी, डेड बी गैल्वेनोमीटर, और अपनी जो घर में कुकिंग वाला सिस्टम है, इंडक्शन प्लेट एंड सो। 9th क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, है ना, आगे बढ़ो। 9th क्वेश्चन बता दिया मैंने, ग्राफ बनाना था इंडक्टर और कैपेसिटर का, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी के साथ इंडक्टर का और कैपेसिटर का रिएक्टेंस, हाउ डज इट चेंज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा किया तो सभी ने है ऑलमोस्ट, जिनके नंबर कटे हैं उनका एक तो रीजन है कि उनका डायग्राम था ही नहीं, पंजाबी में बोलते हैं ऐसे फट चक दिए बेटा, यू नो फट चक दिए। चलिए फिगर में दूसरी गलती थी बेटा, ध्यान से देखो, जो वो आर्मेचर कॉइल ड्रॉ करना था ना, कईयों ने 3D डायग्राम बनाया, बहुत अच्छा बनाया, कईयों ने, कई बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया, कईयों ने ऐसे पूरे मैग्नेट्स ड्रॉ करके इस तरह से बनाया, शायद 10th क्लास में सिखाया होगा टीचर ने, मैंने तो ऐसे नहीं बताया आपको, काफी बच्चों ने ऐसे भी बनाया, अच्छा डायग्राम है, कईयों का इस तरह का।
बीच में कॉइल डाला ऐसे। चलो ये थोड़ा सा टफर है, इसलिए मैंने कभी कराया नहीं इस तरह का। ऐसे वाला बनाया कईयों ने, नो डाउट इससे बेटर है। 3D डायग्राम है, कईयों ने ऐसा बनाया, ये भी अच्छा है, गुड। ये इजी है जो मैंने बताया था, इजी इसलिए बताया था ताकि हर बच्चा सही ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे कईयों ने यूं कर दिया, मैंने बोला था ऐसे नहीं करना, ये गलत है। आपको इसके नीचे ड्रॉ करने थे 2 स्लिप रिंग्स, अच्छे वाले बनाने हैं तो पहले एक सर्कल ऐसे, ताकि ये थोड़ा सा 3D नजर आए, और एक कॉइल को तो यही जोड़ना था एक एंड को, दूसरे एंड को इसमें से पास होते हुए एक ऐसा ही रिंग इसके पैरेलल सेम साइज का नीचे भी ड्रॉ करें। एग्जैक्टली सेम लाइन में होने चाहिए दोनों में, तो कईयों लाइन में ड्रॉ नहीं किए। इसके बाद फिर इधर ब्रशेस नहीं बनाए, कईयों ने इतना ही छोड़ दिया, बस हो गया। और नीचे यहाँ पे कोई बल्ब, कोई रेजिस्टेंस शो करना था, लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे थे आपके मैग्नेटिक पोल्स। तो डायग्राम बेटा प्रैक्टिस कर लीजिए, जिनको नहीं आता है। नंबर 1 कट जाएगा तो कट गया उनका। इलेवेंथ क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बच्चों के नंबर कटे हैं बेटा। 11th क्वेश्चन 3 पार्ट्स थे बेटा। एक बल्ब को एसी सोर्स से जोड़ा गया था थ्रू एन इंडक्टर। पहला केस था कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को बढ़ा दिया जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को इंक्रीज कर दिया जाए, तो बल्ब की ब्राइटनेस को क्या होगा। तो अभी अभी मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया। वैसे तो एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बेटा एक्सएल का वैल्यू बढ़ेगा, या फिर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इंडक्टर का जो अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट वो बढ़ जाएगा, ज्यादा अपोज करेगा इंडक्टर। ज्यादा अपोज करेगा मींस इंडक्टर्स के थ्रू जो करंट निकलेगा, अपोज करना मींस करंट को अपोज करना। फ्रिक्शन जैसे मोशन को अपोज करती है, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अपोजिशन ज्यादा होगा, तो मोशन में रिटार्डेशन ज्यादा आएगा। इंडक्टर जो है करंट को ज्यादा अपोज करेगा मींस ये सर्किट को ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, दैट मींस करंट कम हो जाएगा। करंट बल्ब में से करंट कम जाएगा तो फिर बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होगी, यानी बल्ब डिम हो जाएगा। पहला आंसर आना था ब्राइटनेस ऑफ द लैंप डिक्रीजेस। अच्छा, क्वेश्चन पेपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जो हम आपको मार्किंग भेजते हैं ना आपकी कि कितने कितने नंबर आए, उसमें आपको ये पता चलता है नंबर कटे कहां पे। नाउ यू कैन एनालाइज, राइट। ओके, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। दूसरा केस था कि एक आयरन रॉड को अगर हम इंडक्टर के अंदर इंसर्ट करते, बेटा आयरन का अगर कोर ऑफ द इंडक्टर होगा, इंडक्टर का जो कोर है अगर आयरन का हो गया, तो फिर जो XL का वैल्यू है विच इज इक्वल टू ओमेगा L, वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस इंक्रीज तो XL इंक्रीज, और अपोजिशन टू द करंट इंक्रीज हो गया, दैट मींस करंट डिक्रीज होगा, दैट मींस बल्ब की ब्राइटनेस फिर से डिक्रीज होगी, यानी फिर से डिम हो जाएगा।
सी पार्ट था कि एसी को हटा के हमने डीसी अगर लगा दिया, एसी हटा के डीसी सप्लाई दे दी, तो डीसी की बेटा फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने 0 कर दी तो इंडक्टर का रिएक्टेंस हो जाएगा खत्म, इंडक्टर करंट को अपोज ही नहीं करेगा। अच्छा, कई बच्चों ने क्या दिया आंसर, सिर्फ डिक्रीजेस इंक्रीजेस ऐसे लिख दिया। मैंने इस पर मार्क्स दे दिए हैं, बट एग्जाम में नंबर कटेंगे अगर आपने विद प्रॉपर रीजनिंग आंसर नहीं दिया। हर पार्ट 1 मार्क का है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी आप लिखोगे उसका आधा नंबर है, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करोगे आधा नंबर उससे मिलेगा। तो अभी मैंने 3 दे दिए हैं जिनके सारे ऑप्शन ठीक थे, बट यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपका आंसर के पीछे लॉजिक क्या है। चलिए, एसी को डीसी से रिप्लेस किया तो इंडक्टर का रिएक्टेंस पूरी तरह खत्म। तो यहाँ पे रिएक्टेंस बढ़ रहा था, करंट कम हो रहा था, बल्ब डिम हो रहा था। अब रिएक्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा दैट मींस बल्ब की जो ब्राइटनेस है ना वो इंक्रीज हो, ब्राइटनेस इंक्रीज। चलो इसको जरा नोट कर लीजिए बेटा पूरे आंसर को, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी आता रहेगा ये, फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1 नंबर दिया है तो 2 ऑप्शन गलत होंगे बेटा, फिर अभी चेक कर लो एक बार। मार्क्स सभी को सेंड हो चुके हैं। हाँ जी, आंसर नोट कर लो जरा फटाफट। चलिए साथ साथ में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। 2 तरीके से लिखने के, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पहला था फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in a coil when current in the neighboring coil changes. दूसरा तरीका था लिखने का बेटा, जो ना मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक कॉइल में करंट फ्लो होने से नेबरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाना। हाँ जी, तृप्ति का क्वेश्चन क्या है बेटा? तृप्ति बेटा दोबारा जरा मैसेज कर देंगे एक बार जरा। तृप्ति बेटा दोबारा। हाँ जी, इन थर्ड केस डज करंट बिकम, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए तृप्ति बेटा एक बार जरा। तृप्ति माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, माइक वर्किंग नहीं है, चलो मैं चैट बॉक्स दोबारा देखता हूँ। थर्ड केस में करंट इन्फिनिटी नहीं होगा बेटा, पता क्या चक्कर है? इन्फिनिटी तब होगा अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाए। इंडक्टर का रिएक्टेंस खत्म हो गया, बट बल्ब का जो फिलामेंट है ना उसका रेजिस्टेंस तो है, वो तो रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी नहीं होगा। इन्फिनिटी तब होगा अगर दोनों साइड को डायरेक्टली जोड़ देंगे शॉर्ट सर्किट कर, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर फ्यूज भी उड़ जाएगा, नो डाउट।
अच्छा बेटा, दूसरा डेफिनेशन कुछ बच्चों ने लिखा है, दूसरा डेफिनेशन वो था कि एक कॉइल में करंट चलने से नेबरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता, उसको भी बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बट दिस वन इज द मोस्टली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, यही लिखना है आप। हाँ, फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हर बल्ब का बेटा अलग अलग होता है। जो बल्ब एक मैंने आपको वीडियो दिखाया था 100 वॉट और 60 वॉट वाला बल्ब, जो एक बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, पुराना वीडियो था, वो मैंने डाल दिया था। उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उनका पावर निकाला था हमने, पावर वाला वीडियो था। तो हर बल्ब का रेजिस्टेंस अलग है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन देयर पावर। चलिए, दूसरा था इसमें आपको एसआई यूनिट देना था। इसका एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। हाँ, डेरिवेशन कुछ बच्चों ने गलती की, समझाता हूं क्या गलती कर। एक फॉर्मूला लिखा था हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू एम इनटू करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल थी बाहर वाली, उसका मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ था इसका, इनटू करंट इन प्राइमरी। 3 लाइन का था। फिर फ्लक्स पर टर्न था, एक टर्न का फ्लक्स, वो था म्यू नॉट n1 IP आई प्राइमरी इनटू अंदर जो हमने कॉइल डाला था छोटे वाला में, उसके एक टर्न का एरिया। ये लिखा सभी ने, कईयों ने एरिया नहीं लगाया। इसके बाद टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से करना था मल्टीप्लाई। 1 मीटर में टर्न्स अगर है N2 और टोटल लेंथ है L, तो इनटू L आना था। I को छोड़ना था बाहर, तो I बच्चों ने साथ में लिख दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस में, N1 N2 L इंटू A। ये जो अंदर अंदर वाला पार्ट है ना ब्रैकेट के बेटा, उसी को लिखना था म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोबारा देख लो, जो बाहर कॉइल है बड़े वाली बेटा, उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, उसके अंदर जो छोटी कॉइल डली हुई है, उसके एक टर्न का फ्लक्स होगा। फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया, एक टर्न का फ्लक्स। बट इसके भी बेटा टर्न्स हैं, N2 टर्न्स हैं 1 मीटर लेंथ में, तो L मीटर लेंथ में टर्न्स है इनटू L। और इस फॉर्मूले से करना है कंपेयर सेकेंडरी का फ्लक्स M इंटू आई ऑफ प्राइमरी। आई को बाहर छोड़ देना, जो ब्रैकेट के अंदर अंदर लिखा था, दैट वाज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। थर्टीन क्वेश्चन सभी बच्चों का ठीक नहीं हुआ, कईयों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि जो मैंने वो 3 कॉलम बनाए थे, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, उसको एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाओ बेटा। तो ये क्वेश्चन जो डले हुए हैं सारे, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, हमने प्रूव करना था 13 क्वेश्चन में कि अगर एक कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे एसी के साथ, कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो सीवी होता है, तो कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो होगा वो dq बाय dt, यानी c कांस्टेंट बाहर, dv बाय dt। तो कईयों ने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन होना था इंडक्टर में, कैपेसिटर में डिफरेंशिएशन। और वोल्टेज हमने लिखा हुआ था E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E नॉट आ गया था बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा,
तो ये ओमेगा आगे, ओमेगा इंटू सी इंटू ई नॉट, कॉज ऑफ ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो आपको प्रूव करना था कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 आगे है। फिर आपने वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर वन टाइम पीरियड दिखाना। वोल्टेज का वेरिएशन साइन ओमेगा टी वाला कर्व आना था बेटा, ये ई आ गया। और जो करंट का वेरिएशन था, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, तो जो वोल्टेज को बाद में हुआ वो करंट को पहले हो जाएगा, पहले ही मैक्सिमम हो जाएगा। या यूं कहो, जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, कि कॉस वाला ग्राफ ड्रॉ करना था, साइन वाला कर्व ऐसे आता है, कॉस वाला ग्राफ ऐसे आता है। ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज। इतना करने के 3 मार्क्स थे, 1 मार्क फॉर दिस वन, 2 फॉर दिस पार्ट। हाँ, कुछ बच्चों ने एक ऐसा डायग्राम भी ड्रॉ किया बेटा, उसको फेज डायग्राम बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। फेज डायग्राम नहीं पूछा, ये नहीं रिक्वायर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 वाज के पहले तो एसी को हाई वोल्टेज पे क्यों लेके जाते हैं, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस भी किया हमने, मैंने विद डाटा भी डिस्कस किया था। चंडीगढ़ का एग्जांपल लिया था कि वहां पे कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, 220 वोल्ट पे लाएंगे तो कितना करंट आएगा। उसके बाद फिर हमने किया कि अगर 22 लाख वोल्ट पे लेके आएंगे तो कितना करंट आएगा, ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसी को हाई वोल्टेज पे लेके जाते हैं बेटा। जो रेलवे लाइंस होती है ना, कभी कभी उनके ऊपर से एक ओवरब्रिज बना होता है, रेलवे लाइन, नीचे रेलवे लाइन, ऊपर ओवरब्रिज। और यहाँ पे ना बेटा ब्रिज पे काफी मोटी जो है जाली सी लगाई होती है, ऐसे इतनी जगह में, जितनी जगह में ट्रेन ने निकलना। वैसे ब्रिज है, ब्रिज के साथ साथ उसकी बाउंड्री भी होती है छोटी सी, ताकि कोई नीचे नीचे ना गिर जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा बेटा स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है, यानी कि ह्यूमन हाइट से भी ज्यादा, इतना ऊंचा। रीजन बेटा, बच्चे जब निकलते हैं यहां से, तो हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो नीचे को झुक के यहां से, और उसके पास कोई तार तूर हो, कोई आयरन की रॉड हो, कहीं वो नीचे जो लाइंस जा रही है उनको टच कर दे बेटा। इसलिए यहाँ पे इसको कवर किया होता है, ह्यूमन हाइट से भी ज्यादा। रीजन बेटा, ट्रेन कौन सा स्टैटिक थोड़ी रहनी है, वो तो कई किलोमीटर जाती है। तो हमें जो वो पावर वाली लाइन है वो भी कई किलोमीटर तक बिछानी है उसके साथ साथ। तो जब हम एनर्जी को बहुत दूर तक लेके जाते हैं तो बेटा वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि कितने वोल्ट होते हैं रेलवे वाली लाइन में? किसी बच्चे ने पढ़ा हो कभी, शायद दिमाग में हो। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया विभू का, इतना नहीं है। चलो 320 नहीं है ना, हाई होता है लेकिन कितना होता है पता नहीं है। चलो बेटा, ये होता है 25,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट। वो जो आगे जो इंजन है ना, इंजन तो नहीं कहना चाहिए, जो कंट्रोल रूम है, इंजन तो होता ही नहीं उसमें, है ना, उसमें तो मोटर लगी होती है बेटा बहुत सारी। कंट्रोल रूम में जो है एक ट्रांसफार्मर लगता है जो कि उस वोल्ट्स को डाउन करके 440 वोल्ट में चेंज करता है, उससे मोटर चलती है। तो उसमें जो मोटर्स हैं वो 440 वोल्ट वाली भी है
और 220 वाली भी आती है, मेरा दोनों तरह की है। और एक ट्रांसफार्मर और लगेगा जो कि उसको 220 वोल्ट बना के सभी कंपार्टमेंट्स को सप्लाई करेगा। कंपार्टमेंट्स में एसी लगे हुए हैं, एसी भी दो तरह के आ रहे हैं बेटे, एक 120 वोल्ट वाले भी है, 110 वोल्ट टू 120 वोल्ट, कुछ उस पर चलते हैं। वहां आप अगर एसी कोच में जाएंगे वहां भी खतरा लिखा होता है और साथ में लिखा होता है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट इसलिए, फिर वही बताया था कि जापान में 110 वोल्ट क्यों है ना, ताकि अगर लग जाए, शॉर्ट हो जाए बेटा, तो फिर बंदा मरे नहीं एटलीस्ट। चलिए, और आपके जो वो चार्जिंग पॉइंट्स है ना, ट्रेन में चार्जिंग के लिए दिए होते हैं पॉइंट्स बेटा, वहां भी वो 110 वोल्ट ही देते हैं, 220 नहीं देंगे कि कहीं कोई पंगा ना खड़ा हो जाए। 110 वोल्ट हमारा चार्जर 110 वोल्ट पे भी चलता है, 100 वोल्ट से लेके 240 तक कुछ भी होगा चार्ज करेगा बेटा। तो लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा उसी से ही, और आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, लेकिन जो ऊपर लाइन है ना बेटा, एक वीडियो आया था किसी, मुझे लगता है 1-2-3 साल पहले, यूट्यूब उस पे, व्हाट्सएप पे काफी घूम रहा था वो। एक बंदा जो है वो रेलवे कंपार्टमेंट के ऊपर चढ़ गया, ऊपर लाइनें थी, तो उसने हाथ सा लगा लिया और वो स्वाहा हो गया। कितने बच्चों ने देखा होगा वो? ऊपर हाथ टच कर दिया एक बंदे ने छत पे चढ़ के, किसी का मैसेज नहीं आया है। यस सर, देखा है। मयांक तृप्ति, अच्छा कहीं और देखा, हर्षित, चलो मैं ग्रुप में डालूंगा अगर मिला तो मुझे। शशांक को तुमने देखा, उसको लोग भी शोर में जा रहे थे, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आजा 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 नीचे। ये 3-4 साल पहले आया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद मेरे लैपटॉप में सेव भी हो, अगर हुआ तो मैं आपको सेंड करूंगा। चलिए बेटा, बहुत ज्यादा वोल्ट्स होते हैं 25,000, लेकिन जब लाइन इतनी लंबी है, जब आपको एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल बहुत दूर तक लेके जानी है, तो वोल्टेज बढ़ाना है। बढ़ाना इसलिए है कि अगर वोल्टेज हाई होगा तो बेटा पावर जो है ना वो वोल्ट इनटू करंट होगी, वोल्ट बढ़ा लो तो करंट कम हो जाएगा। तो रास्ते में बेटा ऐसा है ना कि ये जो वायर्स है बनी हुई तो है एल्यूमिनियम की। अच्छा, कभी एक और क्वेश्चन है आपके लिए, कभी आप ना वो रेलवे वाली वायर को देखेंगे, वो कुछ इस तरह की होती है, समटाइम्स गिव अ ट्राई। एक वायर ऊपर होती है, नीचे होती है, नीचे में लटकाई होती है एक और वायर। तो ये दो वायर क्यों है? इस क्वेश्चन का मुझे आंसर व्हाट्सएप करना, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। दो वायर्स क्यों है? सिंगल वायर भी हो सकती है, चलो सोच के बताना, अभी स्पोर्टिंग आंसर नहीं है। So what I wanted to say, पावर जो है that is equal to V into I, वोल्ट बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। इन वायर्स का बेटा रेजिस्टेंस होता है, नो डाउट, चाहे ये एल्यूमिनियम के हैं, यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ कंडक्टर से बनी है, लेकिन तब भी रेजिस्टेंस होता है, कम होता है लेकिन होता है। तो इसमें हीट बनेगी रास्ते में सभी जगह, और वो हीट होगी I स्क्वायर इंटू आर। तो अगर हमने करंट को बेटा कर लिया 1/10, तो करंट का स्क्वायर हो जाएगा 1/100। तो जो हीट की फॉर्म में लॉसेस होने थे ना, वो 1/100 टाइम्स कम हो जाएगी, 100 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो हम वोल्टेज को बढ़ा के लाते हैं ताकि करंट कम हो जाए, सो दैट जो एनर्जी लॉसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट वो डिक्रीज हो जाए। चलिए, आंसर अपन लिख लोगे ना? By increasing voltage, the current for a given power decreases. Current decreases, that means जो heat की form में losses है, losses in the form of heat across the transmission line, they get considerably reduced. Considerably word use करना है, significantly कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद फिर था ट्रांसफॉर्मर। डायग्राम काफी बच्चों ने कोशिश की अच्छा बनाने की।
जिन्होंने प्रैक्टिस की थी उनका बहुत अच्छा बना हुआ है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनका डायग्राम ठीक नहीं। चलो अब वो बेसिकली उस पार्ट में नहीं जाऊंगा। अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाज म्यूचुअल इंडक्शन। एनर्जी लॉसेस भी लिखने थे, वो लिख दिए बच्चों ने मोस्टली। अब एक इसमें सेकंड पार्ट था, वो काफी बच्चों का गलत हो गया, तो उनको 5 में से ना 5 मार्क्स नहीं मिले, 4 रहे। अब बताता हूं क्यों रहे। देखो क्वेश्चन था कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो कि 110 वोल्ट को रिड्यूस करके 44 वोल्ट बनाता है। 110 वोल्ट को 44 वोल्ट, और उसका जो आउटपुट है वो एक डिवाइस को चलाता है जिसका इंपीडेंस है 220 ओम। 220 ओम का डिवाइस है आउटपुट में। क्वेश्चन है इनपुट में यानी कि प्राइमरी में करंट कितना होगा, आई प्राइमरी निकाल। चलो बेटा यहां पे हमें वोल्ट पता है, इंपीडेंस पता है, तो सेकेंडरी करंट निकाल लेंगे। देखो जरा, सेकेंडरी करंट इज वोल्ट बाय रेजिस्टेंस यानी कि इंपीडेंस। 44 को 220 से डिवाइड कर, ये आउटपुट करंट आ। अब क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की हमें एफिशिएंसी नहीं गिवन, एफिशिएंसी गिवन होती है फिर परसेंट एफिशिएंसी इक्वल टू ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी आई प्राइमरी इनटू 100 हम करते हैं। बट अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, एनर्जी लॉसेस नहीं है, तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर होते हैं इक्वल। पावर होता है V इंटू आई, तो इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट। वोल्ट थे सेकेंडरी में 44, करंट 44 बाय 220, इनपुट में वोल्ट है 110, प्राइमरी करंट निकालना था। ओके, अब 10 पे इसको कैंसिल करो बेटा, इधर 22 का डबल 44 आ गया। इसको 11 पे कैंसिल, ये 4 पे कैंसिल, तो 4 इंटू 2 आना था 8, 10 बाय एक और 10 100। तो आंसर काफी बच्चों का ठीक भी है, नो डाउट, 0.08 एम्पियर आंसर। पर क्या किया कई बच्चों ने यहाँ पे ना 44 वोल्ट कर लिख लिया, मुझे लग रहा है इसलिए गलत हो गया। कईयों ने यहाँ पे 44 वोल्ट डाल दिए। इनपुट में वोल्ट है 110। बेटा फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब रे ऑप्टिक्स पे शिफ्ट हो गया।